नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने मांग की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी पर चर्चा की थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मांग की लोच की श्रेणियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हालांकि कल मैंने डिग्रीज के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दिया था, मैं वापस बताना चाहूँगा। कल आपने जो पढ़ा था कि मांग की कीमत लोच एक ऐसा माप है जो किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत अथवा अनुपातिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत अथवा अनुपातिक परिवर्तन को बताता है। यानी यह मांग और मूल्य के बीच में परिमाणात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यानी यह मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की दर को स्पष्ट करता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। इसको मार्शल का जो फॉर्मूला कल मैंने बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। उसके बाद में मैंने आपको एक प्रोपोर्शनेट मेथड से भी बताया था और उसको परसेंटेज मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से आप जज कर सकते हैं इलास्टिसिटी को, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम डिग्रीज के बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि मूल्य में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है, लेकिन ये परिवर्तन अधिक हो कम हो ये वस्तुओं की अलग अलग नेचर यानी प्रकृति पर निर्भर करता है। किस प्रकार से होगा, कुछ वस्तुएं मूल्य परिवर्तन से कम प्रभावित होती है और कुछ वस्तुओं की जो मांग है वो मूल्य परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित होती है। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्रियों ने मांग की कीमत लोच की श्रेणियों को 5 भागों में वर्गीकृत करके स्पष्ट किया है और हम इसका एक एक अध्ययन करेंगे। सबसे पहली हमारी है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। मैं आपको बता दूं, पूर्णतया लोचदार मांग एक फिक्टिशियस है, इमेजिनरी कंडीशन है, एक काल्पनिक स्थिति का प्रतीक है। और पूर्णतया लोचदार मांग वो होती है कि जब किसी वस्तु के मूल्य के स्थिर रहने यानी मूल्य तो रहे कांस्टेंट और उसकी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन का मतलब इट में बी इंक्रीज और डिक्रीज आल्सो। परिवर्तन का मतलब नॉट ओनली इंक्रीज और नॉट ओनली डिक्रीज, इट में बी इंक्रीज और डिक्रीज आल्सो। यानी परिवर्तन का तात्पर्य बढ़ने, केवल बढ़ने या केवल घटने से नहीं होता, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यानी जीरो भी हो जाए। जैसा कि आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मूल्य ओपी स्थिर है, उस पर मांग शून्य भी है, OQ1 की भी है, OQ की भी हो जाती है, OQ2 की भी। यानी जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वो केवल OX एक्सिस पर है। ऐसी स्थिति में पूर्णतया लोचदार जो मांग वक्र है वो OX एक्सिस के समानांतर एक पड़ी रेखा के रूप में होता है, जो ये दर्शाता है कि मूल्य स्थिर है जबकि मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है। इसे इमेजिनरी इसलिए कहा गया है कि कभी भी ऐसा नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है कि मूल्य तो रहे स्थिर और मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए। क्यों? क्योंकि प्राइस इज द वेरी डोमिनेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द डिमांड इन द मार्केट। यानी बाजार में कि जो है मांग को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो मूल्य होता है। और यहाँ ये माना जा रहा है कि मूल्य स्थिर है और मांग में अत्यधिक परिवर्तन होगा, ऐसा संभव नहीं होता है। फिर भी हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार की भी कल्पना की है। क्योंकि जब हम मार्केट पढ़ेंगे, बाजार के टॉपिक का अध्ययन करेंगे, तो उसमें एक पूर्णतः रोजगार मांग विशेषता होती है फर्म की पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, तो वहां इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको किस प्रकार से जज कर सकते हैं, इन्फिनिट क्यों होगी? तो इसका मतलब है कि मूल्य तो स्थिर रहे, यानी चेंज इन पी तो है कांस्टेंट, यानी हम यूं कहते हैं जीरो, कोई भी परिवर्तन नहीं है। सपोज कीजिए मान लें कि मांग में परिवर्तन 10% का है, और अगर हम परसेंटेज मेथड में अप्लाई करें तो परसेंटेज मेथड ये होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर 10% हम मान रहे हैं कि मांग में परिवर्तन है और मूल्य में परिवर्तन जीरो है, इनकांस्टेंट है कोई है। जब जीरो का भाग किसी भी फिगर में आप देते हैं देन वी गेट द इनफिनाइट, यानी EP इक्वल टू इनफिनाइट होगा, यानी अनंत होगा। यानी इसका जो मान आएगा वो इनफिनाइट के रूप में होगा और जो मांग वक्र होगा वो OX एक्सिस के समानांतर एक पड़ी रेखा के रूप में होता है। तो इस प्रकार की मांग की कीमत लोच व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलती है।
नंबर 2 है मोर इलास्टिक डिमांड, अधिक लोचदार मांग, यानी ऐसी मांग जो कीमत परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित हो, यानी उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा हो। मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन को दर्शाना या होना क्या कहलाता है? अधिक लोचदार मांग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ यूं कह सकते हैं कि मान लो मूल्य में परिवर्तन आ रहा है 10% का और मांग में परिवर्तन हो रहा है 20% का। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि मूल्य के 10% के गिरने पर मांग अगर 20% बढ़ती है तो वहां मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी, यानी अधिक लोचदार होगी। अधिक लोचदार का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। और इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला तो हम क्या लिखेंगे? ईपी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यू अपन परसेंटेज चेंज इन पी, तो 20% अपॉन 10%, देन डिवाइड करें तो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 2 और 2 इज ग्रेटर देन 1, एक से अधिक है। इस प्रकार से यह मांग की लोच को इकाई से अधिक दिखाया गया है। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिक देखें तो आप देखेंगे ओ एक्स एक्सिस पर डिमांड को दर्शाया है, ओ वाई एक्सिस पर मूल्य को दर्शाया गया है। जो है दो प्रकार के आपके अलग अलग जो है ये फैक्टर्स होते हैं, इनको हम अलग अलग वैल्यूज में दर्शाते हैं। यहाँ पर जो है डिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यूज जो है इसको दर्शाया जाता है, प्राइस को ओ एक्सिस पर और इसको डिमांड को ओ एक्सिस। आप देख रहे हैं कि जब बाजार में ओपी मूल्य है तो उस समय मांग ओक्यू है, और मूल्य गिरकर अगर OP1 हो जाए तो मांग OQ1 हो रही है। लेकिन यहाँ मूल्य में परिवर्तन 10% का है जबकि मांग उससे दुगुनी बढ़ रही है। मूल्य का गिरना या मांग का बढ़ना, जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपको एक मांग वक्र प्राप्त होगा जो ये दर्शाएगा कि, तो अब आप देख रहे हैं कि ओ वाई एक्सिस पर परिवर्तन कम है और ओ एक्स एक्सिस पर परिवर्तन ज्यादा है। मैं आपको बता दूं अधिक लोचदार मांग अर्थशास्त्रियों के अनुसार विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में होती है। लग्जरी आइटम, कार है, गोल्ड ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है और है इस प्रकार के लग्जरी आइटम्स है, उसके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि ये मूल्य परिवर्तन से उस अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन ज्यादा देखा जाएगा। थोड़ा सा परिवर्तन अगर हो जाएगा तो लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है वो मूल्य परिवर्तन की तुलना में ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3 है इलास्टिक डिमांड, इसको यूनिटरी भी कहते हैं, इकाई के बराबर मांग की कीमत लोच। इसका मान हमेशा इसकी जो वैल्यू है वो EP इक्वल टू 1 रहती है। इसका तात्पर्य है कि जितना प्रतिशत अनुपातिक परिवर्तन मूल्य में होगा उतना ही परिवर्तन यदि मांग में हो तो वो क्या कहलाती है? इकाई के बराबर मांग की कीमत लोच कहलाती है। इसे अगर हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो हम कहेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 10 अपॉन 10 देन वी डिवाइड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 1, और 1 का मतलब है EP इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या हो गया? EP इक्वल टू 1 हो जाएगा, इकाई के बराबर। और अगर इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के रूप में देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें कि OP मूल्य पर डिमांड OQ है और उसके बाद जब मूल्य OP1 गिर जाए या बढ़ जाए तो मांग या तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी जितना मूल्य गिरा है उसी अनुपात में मांग बढ़ी है। जबकि आप इससे पूर्व वाला मोर इलास्टिक में क्या देख रहे हैं? यहाँ ओ एक्सिस पर कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन ज्यादा है। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ जो ट्रायंगुलर बना है, जो त्रिभुज बना है वो बिल्कुल इक्वल है, जो दर्शाता है कि मूल्य में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन एक दूसरे के बराबर है। या हम ये कह सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा Q है, मतलब मूल्य में परिवर्तन मांग में परिवर्तन के बराबर है। अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि कंफर्ट गुड्स जो होती है, आरामदायक वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं कौन सी होती है? जैसे आपके पास में साइकिल है, आपने बाइक ले ली, आपके पास चेयर है, आपने सोफा सेट ले लिया। ऑल दीज आर द कंफर्ट नेचर गुड्स, जहां से आपको आप टिपिकल जोन से निकल करके कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि मांग जो है वो इकाई के बराबर होती है। जितना मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन होगा या प्रतिशत परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन आपको उसकी मांग में देखने को मिलेगा। नंबर 4 हमारा आता है अनइलास्टिक डिमांड, बेलोचदार, यानी जिसमें लोच नहीं हो, जिसमें सेंसिटिविटी कम हो, या यूं कह दें
कि जिसमें मूल्यों में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन कम देखी जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, यदि मान लीजिए मूल्य में 20% का परिवर्तन होने पर उसकी मांग में यदि केवल और केवल 10% का ही परिवर्तन होता है तो वहां पर वस्तु की जो मांग की लोच है या कीमत लोच है वो बेलोचदार होगी। इसको हम अगर फॉर्मूले में अप्लाई करके देखें तब भी आप देख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10%, चेंज इन प्राइस 20%, और डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1/2 कह दें या 0.5 कह दीजिए, और वो ईपी लेस देन 1 होगी, इकाई से कम होगी। अर्थशास्त्री ने कहा है कि नेसेसरी गुड्स जो होता है, आवश्यक वस्तुएं, इसके अंदर मुख्य रूप से आती है हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स और नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की अनिवार्य वस्तुएं और जीवन रक्षक वस्तुओं को कम जो है आपके नेसेसरी गुड्स के अंदर आती आवश्यक वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है। जैसे आपका पेट्रोल है, गैस है, मेडिसिन हैं, है ना, ये इस प्रकार की चीजें जो जीवन की अनिवार्यता है, इनके बिना हमारा जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ऐसी या यूं कहते हैं, जिन वस्तुओं पर आय का बहुत छोटा सा भाग अगर खर्च किया जाता है तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग है वो बेरोजगार होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, उसमें सेंसिटिविटी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नमक जो साल्ट जो कि हमारे डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, उसके बिना हमारी लाइफ ही नहीं है। नमक के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ना खाना बना सकते, और उसके बिना सब कुछ बेकार है। अगर वो 10 रुपए प्रति केजी मिल रहा है, अगर उसका मूल्य गिरकर अगर 8 रुपए प्रति केजी हो जाए या 10 से बढ़कर 15 हो जाए तो ऐसा नहीं होगा कि 15 हो गया तो हमने नमक खाना बंद कर दिया, या 10 से 8 हो गया तो हमारे पर मंथ में 4 केजी अगर हमारा कंजम्पशन है, यानी हमारी डिमांड 4 केजी, तो हम 10 केजी ले आएंगे या 20 केजी ले आएंगे। ऐसा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन के बारे में अगर कहें कि अगर दवा महंगी हो जाए तो भी आपको क्रैक करनी ही है, और अगर सस्ती हो जाए तो हम उसके डिब्बे लाकर नहीं रखेंगे। पैरासीटामोल क्रोसिन जो टैबलेट होती है, अगर वो 10 रुपए की एक मिलती है और वो 50 रुपए की एक हो जाए, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू हैव टू परचेज, आपको क्रय करना पड़ेगा। और लेकिन आप स्वस्थ हैं, कुछ भी नहीं है, और वही चीज अगर 2 रुपए की हो जाए तो आप ऐसा नहीं कि कार्टून दे घर पर रख लेंगे हम ले जा करके, ये स्थिति नहीं बनती है। उसी प्रकार से गैस सिलेंडर पहले 200 में आता तब भी लेते थे, अब 800 में आ रहा तब भी लेते हैं, पहले सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज भी हो गया है तब भी लोग ले रहे हैं, लेना पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, ये ऐसी चीजें हैं कि 20 रुपए लीटर था तब भी लेते थे, 100 रुपए लीटर डीजल बिक रहा है, 90 रुपए डीजल बिक रहा है, तब भी आप उसको ले रहे हैं, क्योंकि आपको बाइक और कार आपको मेंटेन करनी है। इसका मतलब जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जिसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। क्यों? 2 रुपए केजी भी आया करते थे, या 30 रुपए केजी में भी हम लेकर के उसका उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी लाइफ जुड़ी हुई है, यानी हमारे जीवन की अनिवार्यता है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। इलेक्ट्रिसिटी 2 रुपए 3 रुपए पर यूनिट के कंजम्पशन, मतलब जो हमारी जो दर सरकार ने तय की थी, उससे हम उसका उपभोग करते थे। अब मान लो 6 रुपए हो गई, 7 रुपए होगी, तब भी आप बिजली का उपभोग तो कर ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जीवन की अनिवार्यता है तो उसके संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें ज्यादा वो नहीं है। जैसे मैच बॉक्स, माचिस के बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप अपना रूटीन डे उसके बिना जो बिता लेंगे। अब माचिस सस्ती हो जाए तो ये थोड़ी कि आप पूरे इलाका रख लेंगे बहुत सारा बल्क में, और अगर महंगी हो जाए तो ये भी नहीं है कि आप उसका यूज करना बंद कर देंगे। तो ये भी जीवन की अनिवार्यता है, और ऐसी स्थिति में इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो मांग होती है वो बेरोजगार होती है, इनमें क्या सेंसिटिविटी कम होती है, क्योंकि हमें अपने जीवन बचाने के लिए या हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं, फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्रय करना ही पड़ता है। यानी इसका प्रभाव मांग पर ज्यादा नहीं होता। मूल्य बढ़ जाए तो मांग ज्यादा घटने वाली नहीं है, यानी वो मूल्य घट जाए तो मांग ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। मैं आपको आगे एक टॉपिक में बताऊंगा। बेरोजगार मांग मुख्य रूप से जो देखी जाती है, मोनोपोलिस्ट यानी एकाधिकारी की जो मांग है वो बेरोजगारी होती है। जब हम मार्केट पढ़ेंगे और मार्केट में एकाधिकारी के अंतर्गत, एकाधिकार के अंतर्गत हम वस्तुओं के उत्पादन और मूल्य का जब निर्धारण करेंगे तो इसमें आएगा कि विशेषता होती है एकाधिकारी की। एकाधिकारी वो होता व्यक्ति होता है
जो है जो वस्तु का सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर होता है, अकेला उत्पादक होगा या अकेला विक्रेता होता है, जिसकी कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, उसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होता, उसकी मांग हमेशा कैसी होती है, अनइलास्टिक या बेरोजगार होती है, क्योंकि वो मूल्य बढ़ा के देगा तो आप दूसरी जगह नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको रेलवे क्या है, रेलवे एक मोनोपोली है। रेलवे का जो है जो एंटरप्राइजेज है, जो सरकार का उपक्रम है, वो एक ऐसा है जिसकी अपनी मोनोपोली है। टिकट उसने बढ़ा दी और आप रेल से यात्रा करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे द मोर प्राइस, आपको वही चुकाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी मोनोपोली होती है एकाधिकारी की। तो एकाधिकारी के बारे में कहा जाता है उनकी जो मांग है वो कैसी होती है, बेरोजगार होती है। उसके बाद हम अंतिम ले रहे हैं पूर्णतः बेरोजगार मांग। पूर्णतः बेरोजगार का मतलब क्या होता है, फर्स्ट का बिल्कुल रिवर्स है, पूर्णतः रोजगार, पूर्णतः बेरोजगार। मैंने यहाँ क्या बताया था कि जब मूल्य के स्थिर रहने पर भी उस वस्तु की मांग मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए तो वह पूर्णतः रोजगार कहलाती है, जिसका मान इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है। इसका बिल्कुल रिवर्स है कि मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी मांग स्थिर रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट जो इसका टाइप है वो क्या है, इमेजिनरी है, और फिफ्थ भी इमेजिनरी है। ऐसा कभी नहीं होता कि मूल्य बदल रहा है और मांग स्थिर है। ऐसा नहीं है कि 5 रुपए प्रति इकाई पर भी वही मांग रहेगी और 2 रुपए प्रति इकाई पर भी मांग वही रहेगी और 8 रुपए हो जाए तो ऐसा निश्चित तौर पर जब मूल्य घटेंगे या बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको बाजार में उस वस्तु की मांग पर देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ पर मैंने लिया है कि अगर सपोज मैं अगर ये मान लूं, यहाँ पर क्या होगा, मूल्य में परिवर्तन मान लो मैंने 10% मान लिया और डिमांड में परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, तो अगर आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई करके देखें तो आप देखेंगे कि मांग में परिवर्तन 0%, मूल्य में परिवर्तन 10%। जब आप 10% को 0 से डिवाइड करेंगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ 0 और वो कहलाएगा ईपी इक्वल टू 0। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा पूर्णतः रोजगार में जो मांग वक्र होता है वो ओएक्स एक्सिस के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि यहाँ पर ओवाई एक्सिस के समानांतर वर्टिकल होगा। ये खड़ी रेखा के रूप में होता है और ये खड़ी रेखा के रूप में होता है, जो ये बताता है कि अगर मूल्य बढ़ जाए या घट जाए तो मांग उसकी स्थिर रहेगी। जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको इस डायग्राम में, अगर मूल्य ओपी से बढ़कर ओपी2 हो जाए या ओपी से घटकर के ओपी1 हो जाए तो मांग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, मांग ओक्यू की ओक्यू। जब आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो मांग वक्र होगा वो बिल्कुल किस प्रकार से होगा, एक खड़ी रेखा के रूप में होगा। तो इस प्रकार ये डिग्रीज थी पांचों जो मैंने आज आपको बताई है। अब अंतिम रूप से जो ये है कि अगर इन पांचों डिग्रीज को अगर एक ही डायग्राम में अगर हम बताएं तो भी हम इसको बता सकते हैं। ओ वाई पर आप देख रहे हैं प्राइस, ओ एक्स एक्सिस पर डिमांड, मैंने एक साथ बनाया, देखो ये मैंने हॉरिजॉन्टल, उसके बाद इससे नीचे एक रेखा, फिर एक झुकता हुआ, फिर और झुकता हुआ, और फिर मैंने इसको कर दिया वर्टिकल। पांचों डिग्री को कैसे दिखाया है, ये इन्फिनिटी यानी परफेक्ट इलास्टिक को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ग्रेटर देन 1 को कर रही है, ये इक्वल टू 1 को कर रही है, ये लेस देन 1 को कर रही है, और ये जो है ईपी इक्वल टू 0 को। इस प्रकार से पांचों डिग्रीज को आप जो है एक साथ भी एग्जाम में कंसोलिडेटेड रूप में भी अलग अलग दिखाने के बाद में इसको दर्शा सकते हैं। कल अपन इसी टॉपिक